Hello students, welcome to the online classes by SCM Children's Academy Haldor. So students, in yesterday's video we have started separation of mixture, right? Where we have studied three cases and we have studied about the first case only, in which we have used three methods. The methods were by using a suitable solvent, by the process of sublimation, and by using magnet. Now we are going to start the second case, and the second case is what? Separation of a mixture of a solid and a liquid. यानी अब हम एक ऐसे मिक्सचर को सेपरेट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने जा रहे हैं जो एक सॉलिड और एक लिक्विड से मिलके बना हो. क्लियर? सो कौन कौन से वो मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम एक सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं? बहुत सारे मेथड हैं. फिल्टरेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी एंड डिस्टिलेशन. सो वन बाय वन वी विल स्टडी ऑल द मेथड्स. सो फर्स्ट मेथड इज़ बाय फिल्टरेशन. फिल्टरेशन का प्रोसेस आपके होम किचन में ज़रूर आपने देखा होगा, क्योंकि सभी के यहाँ पे आई होप कि टी बनती होगी, और जो टी स्ट्रेनर होता है वो एक फ़िल्टर की तरह काम करता है, राइट? तो फिल्टर की तरह काम कैसे करता है? फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किस टाइप के सब्सटेंसेस के लिए यूज़ होता है, सबसे पहले वो पढ़ेंगे. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड. द पॉइंट टू बी नोटेड हियर, इनसॉल्युबल सॉलिड, यानी हम फिल्टरेशन के प्रोसेस के थ्रू केवल उन सॉलिड को सेपरेट कर सकते हैं जो उस लिक्विड में क्या हो, इनसॉल्युबल हो, डिज़ोल्व ना हो सकते हों. क्लियर? इसी तरीके से स्ट्रेनर के थ्रू टी का हम केवल वही पार्ट तो सेपरेट कर पाते हैं ना जो उसमें डिज़ोल्व नहीं हो पाता है, सॉल्युबल नहीं हो पाता है. ठीक है, बाकी मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर बन जाता है उसको तो हम नहीं सेपरेट कर पाते हैं ना. ठीक है, तो इसी तरीके से फिल्टरेशन का प्रोसेस कब यूज़ होता है? जब किसी लिक्विड में कोई इनसॉल्युबल सॉलिड होता है तो उसको सेपरेट करने के लिए फिल्टरेशन का प्रोसेस किया जाता है, राइट? फॉर एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ सेंड एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन. अब आपको पता है कि सेंड जो है वो वाटर में डिज़ोल्व या इनसॉल्युबल है. क्लियर है? वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकती है, या फिर कह सकते हैं आप कि सेंड जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल है. ठीक है, तो हम सेंड और वाटर के मिक्सचर को फिल्टर के प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं. इसी तरीके से एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन. आपने पढ़ा है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं? जो कम्प्लीटली मिक्सड नहीं होते हैं. और कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं इसका मतलब हम उन्हें फिल्टरेशन के प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं. क्लियर है? सी द डायग्राम. इस तरीके से हमने ये एक फ़नल ली है जिसमें हमने यहाँ पे अंदर इसके क्या किया है, पेपर, फिल्टर पेपर कोन की शेप में लगाया है. ठीक है, और धीरे धीरे हमने ये ग्लास रॉड की हेल्प से अपना जो मिक्सचर है इनसॉल्युबल सॉलिड और लिक्विड का, उसको धीरे धीरे हमने इस फ़नल में एंटर करवाया है. ठीक है, और फिल्टर पेपर के थ्रू जो लिक्विड होगा वो तो पास हो जाएगा. क्लियर लिक्विड हमें यहाँ मिल जाएगा इस बीकर में, और जो हमारा इनसॉल्युबल सॉलिड होगा वो यहाँ फिल्टर पेपर को पास नहीं कर पाएगा और वो यहाँ ये कलेक्ट हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन अ सिटी. So students, in filtration we will study here supply of drinking water in a city. Means जो water हम drinking water हम absorb करते हैं वो water में भी filtration का process use होता है. अब देखिए कैसे होता है. ठीक है, river से या lake, these are the resources of our drinking water, right? तो river से या किसी lake से जो water है वो पंपिंग स्टेशन की हेल्प से एक बड़े रिजर्वायर में कलेक्ट किया जाता है. उसे क्या कहते हैं हम? सेडिमेंटेशन टैंक कहते हैं. क्लियर है? रिवर या लेक से पंपिंग स्टेशन की हेल्प से हम वाटर को एक बड़े रिजर्वायर में करते हैं कलेक्ट. ठीक है, और इस सेडिमेंटेशन टैंक में वाटर को कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो उसकी हैवी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, सेटल डाउन हो जाती हैं. क्लियर है? वो क्या हो जाती है, नीचे बैठ जाती हैं. ठीक, उसके बाद वाटर को कहाँ भेजा जाता है? लोडिंग टैंक में भेजा जाता है, और लोडिंग टैंक में हम कुछ एलम यानी जो फिटकरी होती है उसको ऐड कर देते हैं. ठीक है, एलम जो है वो जो वाटर में अभी और इम्प्योरिटीज़ रह गई हैं उन पार्टिकल्स, उन सस्पेंडेड पार्टिकल्स पे जाके क्या हो जाती है, उन्हें और हैवी बना देती है. ठीक है, उन्हें और हैवी बना देती है, और उस एलम के साथ में वो जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो फिर से सेटल डाउन हो जाती हैं बॉटम में.
क्लियर है। तो लोडिंग टैंक में भी एलम डालने के बाद क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो एलम की वजह से क्या हो जाती हैं, हैवी हो जाती हैं, और हैवी होने के बाद वो टैंक के बॉटम में सेटल डाउन हो जाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो वाटर होता है उसको हम सेंड करते हैं फिल्टरेशन टैंक में। इस फिल्टरेशन टैंक में 3 लेयर्स होती हैं। फाइन सैंड लेयर होती है टॉप पर, ठीक है, कोर्स सैंड लेयर होती है मिडिल में, और ग्रेवल यानी बहुत ही छोटे पत्थरों की एक लेयर होती है वो बॉटम में होती है। क्लियर है। तो यहाँ से जो ये आपकी लेयर्स हैं सैंड और ग्रेवल की, ये भी आपकी फ़िल्टर की तरह वर्क करती हैं, ठीक है। जब व्हेन वाटर पासेस थ्रू द लेयर्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल, इवन द स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड अदर मटेरियल्स इन वाटर गेट रिमूव्ड। यानी जब वाटर आपका यहाँ से लोडिंग टैंक से फिल्टरेशन टैंक में जाता है, तो जो बहुत छोटी से छोटी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं वो भी क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती हैं। और उसके बाद वाटर कहाँ पहुँचता है, आपका क्लोरीनेशन टैंक में पहुंचता है। क्लियर है। क्लियर वाटर हमारा कहाँ पहुंचता है, क्लोरीनेशन टैंक में पहुंचता है। और फिर क्या किया करते हैं हम, अ लिटिल क्लोरीन गैस इज एडेड टू वाटर इन दिस टैंक। यानी क्लोरीन हमने यहाँ पे क्या किया, ऐड किया। और क्लोरीन क्यों ऐड किया जाता है, टू किल द जर्म्स प्रेजेंट इन इट। वाटर में जो जर्म्स हैं उनको किल करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, क्लोरीन गैस ऐड करते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिसइंफेक्टिंग द वाटर। क्लियर। और स्टेरिलाइजिंग द वाटर, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन इन वाटर टू किल द जर्म्स इज कॉल्ड व्हाट, डिसइंफेक्टिंग द वाटर और स्टेरिलाइजिंग द वाटर। नाउ वाटर बिकम्स फिट फॉर ड्रिंकिंग। यहाँ से वाटर आपका फिट फॉर ड्रिंकिंग हो गया, और पंपिंग स्टेशन के थ्रू फिर से हमने इसे वाटर स्टोरेज टैंक में भेज दिया, ताकि अब यहाँ से आपका ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई स्टार्ट हो जाती है। So students, I hope you are clear about the supply of drinking water in a city. Now next is separation by centrifugation. So students, इसका भी मोस्टली यूज़ आपने अपने घर पे देखा होगा। जब आपके यहाँ पे दूध में से मक्खन को अलग किया जाता है, तो वो प्रोसेस कौन सा होता है, जो मिक्सी के थ्रू आप वो प्रोसेस करते हैं, वो कौन सा प्रोसेस होता है, वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन का ही प्रोसेस होता है। उसी प्रोसेस के थ्रू आप दूध में से मक्खन को सेपरेट करते हैं। क्लियर है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन is a method for separating the suspended particles of a substance from a liquid, in which the mixture is rotated at high speed in centrifugal machine. A force acts on heavier suspended particles and brings them down to the bottom. Means जो हमारा मिक्सचर होता है उसे हम बहुत स्पीड में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। और उससे क्या होता है, जब रोटेट करते हैं तो एक फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर वर्क करता है, जो कि हैवी पार्टिकल्स को कहाँ ले जाता है, बॉटम में ले जाता है वेसल के। और जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं या जो लाइट मटेरियल होता है वो कहाँ जाता है, ऊपर आ जाता है। क्लियर है। सेपरेशन ऑफ क्ले पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, या फिर आप जो मिल्क में से बटर निकालते हैं, वो प्रोसेस भी आप किस प्रोसेस की हेल्प से करते हैं, क्रीम निकालते हैं, वो भी आप सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन की हेल्प से ही करते हैं। सी हियर इज़ द एग्जांपल ऑफ, दिस इज़ योर सेंट्रीफ्यूग मशीन, ठीक है। इसमें इस तरीके से ये 4 आप देख रहे हैं, ये 1 2 3 4, ये 4 ट्यूब्स होती हैं। इनमें हम अपने मिक्सचर को फिल कर देते हैं, भर देते हैं, ठीक है। और फिर इस मशीन को रोटेट किया जाता है हाई स्पीड पर। तो जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो इस तरीके से, सपोज़ ये आपने एक ट्यूब फिल की, इसमें पूरा आपका मिक्सचर है, ठीक है। और जब आपने इसे हाई स्पीड पे रोटेट किया तो इस तरीके से आपका सेपरेट हो जाता है। जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे आ जाते हैं, ठीक है। और जो लाइट पार्टिकल होगा, लाइट पोर्शन होगा, वो आपका ऊपर आ जाता है, लिक्विड। क्लियर है। तो इसी तरीके से इसी प्रोसेस के थ्रू आप क्या करते हैं, मिल्क में से क्रीम को अलग करते हैं। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज सेपरेशन बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन किसे कहते हैं, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द चेंजिंग ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर और गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यानी वाटर का वेपर में या लिक्विड का वेपर या गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। द डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेज लेफ्ट एज अ सॉलिड रेजिड्यू व्हेन ऑल वाटर लिक्विड हैज़ इवेपोरेटेड। मीन्स इवेपोरेशन के केस में क्या होता है, जो आपका लिक्विड होता है वो तो इवेपोरेट हो जाता है, और जो सॉलिड सब्सटेंस उसमें जो मिक्स होता है वो एज इट इज़ उसमें एज अ रेजिड्यू बच जाता है।
क्लियर है? किस किस टाइप के हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं इवेपोरेशन के थ्रू? द कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, जो नमक होता है कॉमन सॉल्ट NaCl सोडियम क्लोराइड, उसको हम वाटर सॉल्यूशन से कैसे सेपरेट करते हैं? इवेपोरेशन के प्रोसेस से करते हैं। इसी तरीके से द ब्लू ब्लैक इंक इन पेन इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ डाई इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय इवेपोरेशन। क्लियर है? यानी जो ब्लू ब्लैक इंक होती है आपकी, उसको भी हम इवेपोरेशन के प्रोसेस से ही सेपरेट करते हैं। एक्चुअली में जो इंक होती है वो डाई और वाटर का मिक्सचर होती है। क्लियर है? तो जब हम इवेपोरेट करते हैं तो वाटर इवेपोरेट हो जाता है और जो डाई रहती है वो सॉलिड सब्सटेंस हमारा काय में चाइना डिश में रह जाता है। क्लियर है? नाउ सी द डायग्राम। हियर हम डाई को इंक से क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है? तो ये हम जब वाटर और NaCl यानी जब हम साधारण नमक को वाटर से सेपरेट करते हैं तो हम डायरेक्ट हीट कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ इंक वी डू नॉट डायरेक्ट हीट द मिक्सचर। ठीक है? तो हम क्या करते हैं? हम स्टीम उसको देते हैं। सी हियर, यहाँ पे हमने बर्नर की हेल्प से एक बीकर में वाटर लिया और वाटर की जो वेपोरेशन है, ये जो स्टीम है, इसकी हेल्प से इस चाइना डिश में रखी हुई जो इंक है, जो कि वाटर और डाई का मिक्सचर कहलाती है, ठीक है, उसको हम हीट करते हैं। ये स्टीम से हीट कर रहे हैं हम इसको। ठीक है? स्टीम से हीट कर रहे हैं तो जो वाटर होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो इंक होगी वो हमारा एज ए रेजिड्यू यहाँ बच जाएगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज प्योरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। Purification means what? The purpose of the process of cooling a hot concentrated solution of a substance to obtain crystals is called crystallization. This process is used for obtaining pure solid substance from impure sample. ठीक है? तो अभी हमने पढ़ा इवेपोरेशन का प्रोसेस भी यही करता है कि जो हमारा लिक्विड होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और जो हमारा सॉलिड सब्सटेंस होता है वो क्या हो जाता है? हमारा रेजिड्यू, एज अ रेजिड्यू बच जाता है। लेकिन कुछ इम्प्योरिटीज़ उसके बाद भी जो आपका सॉलिड सब्सटेंस रहता है उसमें रह जाती हैं। व्हाट? इन केस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की क्या ड्रॉबैक्स हैं कि कुछ इम्प्योरिटीज़ जो सॉलिड सब्सटेंस में, हमारे सॉलिड जो कि मिक्सचर में था, उसमें इम्प्योरिटीज़ उसी के साथ में रह जाती हैं। बट इन केस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इम्प्योरिटीज़ ऑल्सो गेट रिमूव्ड फ्रॉम द सॉलिड। क्लियर है? यही डिफरेंस है इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन में कि सॉलिड रेजिड्यू के साथ में जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो इवेपोरेशन के केस में रिमूव नहीं हो पाती हैं, जबकि क्रिस्टलाइजेशन के केस में रिमूव हो जाती हैं। क्लियर है? तो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। यानी हम क्या कर रहे हैं कि हम जो हमारा हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? आप पढ़ चुके हैं। कॉन्सेंट्रेटेड किसे कहते हैं? व्हेन नो मोर solute can be dissolved in the solution, then that solution becomes concentrated solution. क्लियर है? तो हम यहाँ पे अपने मिक्सचर को हीट ज़रूर करते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से हीट करते हैं जैसे हमने प्रीवियस इवेपोरेशन के मेथड में, इंक वाले मेथड में हीट किया था। बस डिफरेंस इतना है कि उसमें हमने कंप्लीट हीट किया था जब तक कि वाटर पूरा इवेपोरेट नहीं हो जाता है, जबकि इस केस में हम हीट केवल तब तक करेंगे जब तक हमारा लिक्विड जो है वो क्या ना हो जाए? कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए। ठीक है? जब हमारा लिक्विड कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, जब हमारा सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है मिक्सचर, तब उसके बाद हम हीट करना उसको बंद कर देते हैं। क्लियर? तो यहाँ अभी देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मिलता है या मिक्सचर मिलता है। क्लियर है? कॉमन सॉल्ट इज़ प्योरीफाइड बाय क्रिस्टलाइजेशन एंड इम्प्योर सैंपल ऑफ एलम इज़ ऑल्सो प्योरीफाइड बाय क्रिस्टलाइजेशन। यानी जो कॉमन सॉल्ट है उसको भी हम मोस्टली किससे, कौन से मेथड से करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से ही ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि अगर हम इवेपोरेशन के मेथड से उसको ऑब्टेन करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज, अब सी हियर the difference between evaporation and crystallization that I have already told you. Crystallization is better than evaporation. अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि crystallization is better than evaporation. Why? Because solid like sugar decomposes or get charged on heating to dryness during evaporation. No such problem in crystallization. Soluble impurities do not get removed in evaporation,
बट दैट गेट रिमूव्ड इन क्रिस्टलाइजेशन। यानी हम ये पढ़ चुके हैं कि जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो इवेपोरेशन के केस में रिमूव नहीं होती हैं, जबकि क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में इम्प्योरिटीज़ भी रिमूव हो जाती हैं। इसके अलावा जब हम उसको हीट करते हैं, इवेपोरेशन के केस में हम कंप्लीट हीट करते हैं, तो कंप्लीट हीट करने पे कभी कभी सॉलिड सब्सटेंस भी क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। क्लियर है? तो ये एक ड्रॉबैक है किसकी, इवेपोरेशन प्रोसेस की। नाउ नेक्स्ट इज सेपरेशन बाय क्रोमेटोग्राफी, दैट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। सो स्टूडेंट्स, पेपर क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी इज़ अ प्रोसेस of separating two or more dissolved solids which are present in a solution in very small quantities। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम किसी सॉल्यूशन में अगर दो या दो से ज़्यादा सॉलिड्स बहुत ही स्मॉल अमाउंट में डिज़ोल्व हों, तो हम उनको सेपरेट करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। ठीक है, बट क्या इसमें बेनिफिट है या किस बेसिस पे हम उनको सेपरेट करते हैं, दे हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ इन द सॉल्वेंट। ठीक है, दे हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी। आपको जो याद रखना है सिर्फ ये याद रखना है कि क्रोमेटोग्राफी में हम उन सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी किसी सॉल्वेंट में क्या हो, डिफरेंट हो। क्लियर है? उन्हीं सब्सटेंसेस को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ chromatography. Though there are many types of chromatography, but here we will study only paper chromatography. Clear? तो इसके uses देख लेते हैं. It is used to separate solutions of colored substances, dye and pigments. ठीक है, डाई और पिगमेंट्स यानी कलर्ड सब्सटेंसेस जो होते हैं उनमें से डाई और पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, आप समझ रहे हैं ना, डाई और पिगमेंट ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसीलिए जो बहुत कम स्मॉल क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस का यूज़ करते हैं। यूज्ड इन फॉरेंसिक साइंस टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई ट्रेस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लाइक पॉइजन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्लैडर और स्टमक। यानी फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भी इसका यूज़ होता है कि कितनी अमाउंट पॉइजन की दी होगी, इस टाइप की आइडेंटिफाई करने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है। यूज्ड टू सेपरेट स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज separation by distillation. Distillation is what? The process of heating a liquid to form vapor and then cooling the vapor to get back liquid. See students, in case of evaporation and in case of distillation, we do heat our solution, right? हम क्या करते हैं, हम heat करते हैं, बट इन केस ऑफ इवेपोरेशन वी कैनॉट गेट बैक द लिक्विड। यानी जो हमने इवेपोरेशन के केस में अगर सब्सटेंस को अपने हीट कर दिया तो उसमें वाटर तो इवेपोरेट हो जाता है ना, वो तो हम वापस नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ डिस्टिलेशन वी कैन गेट बैक द लिक्विड, राइट? हम उस सॉल्वेंट को भी वापस ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर है? Pure water, distilled water is made from tap water by the process of distillation. यानी अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है वो हमें कौन से प्रोसेस से मिलता है, ऑब्वियसली डिस्टिलेशन के प्रोसेस से मिलता है। सो नाउ सी दिस इमेज. By the images you can learn these processes easily. You don't need to learn the theory of these processes. You just need the diagram to understand the diagram, and then you can write the process easily. See, here we have taken this distillation flask, right, and we have taken mixture in this, right? Now what will happen when we will heat it? Water will evaporate or the liquid will evaporate, and then by this outlet it will go in this condensation tube, राइट? इस कंडेंसेशन ट्यूब में जाएगा आपका लिक्विड इवेपोरेट होके, और जो सॉलिड रेजिड्यू होगा वो आपका यहाँ बच जाएगा। यही तो पढ़ा है हमने, इवेपोरेशन में भी ऐसा होता है। बस इवेपोरेशन में डिफरेंस क्या था कि हमने यहाँ पे कंडेंसेशन ट्यूब ऐड नहीं की थी। वाटर जो है वो कम्प्लीटली इवेपोरेट हो जाता है, एयर में एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जबकि यहाँ पे हम वाटर को
क्या कर रहे हैं, यहाँ कंडेंसेशन ट्यूब में लेके आ रहे हैं और कंडेंसेशन ट्यूब में क्या कर रहे हैं, हम इसको ठंडा करते हैं और यहाँ पे हमारा लिक्विड कलेक्ट हो जाता है और जो सॉलिड रेजिड्यू होता है वो यहाँ पे हमारा इस फ्लास्क में ही नीचे रह जाता है, राइट। तो इस तरीके से हमें हमारा लिक्विड भी मिल जाता है और हमारा जो सॉलिड है वो भी हमें मिल जाता है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड्स। ठीक है, तो हमने स्टूडेंट्स 2 सॉलिड का सेपरेशन पढ़ लिया है, 2 सॉलिड एंड लिक्विड का सेपरेशन पढ़ लिया, एंड द लास्ट इज सेपरेशन ऑफ 2 और मोर लिक्विड्स, यानी 2 लिक्विड्स के मिक्सचर को हम कौन कौन से मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का क्या यूज़ है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग 2 और मोर मिक्सिबल लिक्विड्स बाय डिस्टिलेशन डिपेंड्स ऑन द डिफरेंसेस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। यानी सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि मिक्सिबल और इमिक्सिबल सब्सटेंसेस लिक्विड्स कौन से होते हैं, दोज लिक्विड which mix together in all proportion and form a single layer, means जो completely एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं और जब हम उन्हें किसी एक वेसल में करते हैं तो वो केवल एक लेयर बनाते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, हम मिक्सिबल लिक्विड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एल्कोहल एंड वाटर, एल्कोहल एंड वाटर ये क्या है, एक मिक्सिबल लिक्विड्स हैं। कैसे, क्योंकि जब आप लिक्विड और अल्कोहल को मिक्स करते हो तो फिर आप अपने आप देख के बता नहीं सकते हो कि इसमें अल्कोहल की लेयर अलग बनी है या वाटर की लेयर अलग बनी है, वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, और इमिक्सिबल जस्ट अपोजिट टू इट, यानी कि वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं और जब आप उन्हें किसी वेसल में करेंगे तो वो एक लेयर बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर और ऑयल, वाटर और ऑयल जब भी आप कभी देखेंगे तो ऑयल हैवी होता है, ठीक है, सॉरी ऑयल लाइट है, वो ऊपर रहेगा, ऊपर उसकी लेयर अलग बन जाएगी और वाटर की लेयर अलग बनेगी। यू कैन सेपरेट देम इजीली, राइट। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ कहाँ होता है, उन लिक्विड्स को, उन मिक्सिबल लिक्विड्स को। ठीक है, देखो जो इमिक्सिबल लिक्विड्स हैं उनका सेपरेशन हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल हम किसका पढ़ना है, मिक्सिबल लिक्विड्स का, जो जिनकी बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस हो। ठीक है, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम उन मिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो, डिफरेंस हो। ठीक है, जैसे कि अल्कोहल और वाटर। अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आप सबको पता है कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंसेस है। ठीक है, और यही डिफरेंस के लिए हम इसकी वजह से इनको क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। आप कैसे करते हैं वो हम डायग्राम से सीखेंगे। ठीक है, ओके, तो डायग्राम, चलिए डायग्राम आप अपनी बुक से देख सकते हैं, अभी हम बताते हैं आपको। यहाँ सपोज कीजिए कि यहाँ ये अभी हमने जो पहला पढ़ा था, ठीक है, इसी डायग्राम का हम यूज़ कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए। ठीक है, बस डिफरेंस क्या होता है, जो हम यहाँ पे इस फ्लास्क के ऊपर एक और ग्लास की रॉड यूज़ करते हैं और वो हमारी क्या होती है, ग्लास की बॉल्स से फिल होती है। ठीक है, ग्लास की बॉल्स से फिल होती है, इस तरीके से उसमें पूरा फिल होता है ग्लास बॉल्स। उनसे क्या होता है, उन ग्लास बॉल्स से टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ हमारा मिक्सचर ले लेते हैं और मिक्सचर लेने के बाद, रुक जाइए एक सेकेंड, लेट मी एक्सप्लेन यू प्रॉपरली। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको बताया कि यहाँ हम एक ग्लास रॉड ले लेते हैं। ठीक है, और वो क्या होता है, वो हमारी किससे फिल होती है, ग्लास बॉल्स से फिल होती है। इस तरीके से ग्लास बॉल्स हमारी पूरे उसमें फिल्ड होती हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना मिक्सचर ले लेंगे अल्कोहल और वाटर का। ठीक है, हम उनको हीट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले 78 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ इसके ऊपर हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिससे हमें टेम्परेचर भी पता चलता रहता है। तो जैसे ही हमारा हीटिंग टेम्परेचर 78 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है तो क्या होगा, अल्कोहल जो है वो वेपोरेट होना शुरू हो जाएगा और वेपोरेट हो के वो यहाँ कंडेंसेशन ट्यूब में आएगा और यहाँ से ठंडा होके वो हमारा एक बीकर में कलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, जब टेम्परेचर 78 डिग्री पहुँचता है और हम इसको गर्म करते रहते हैं, हीट करते रहते हैं। अब जब टेम्परेचर हमारा हो गया, इस तरीके से हमारा अल्कोहल सेपरेट हो जाता है। फिर जब हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड
आता है। जब हमारा थर्मामीटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर शो करता है तो ये वाला हम बीकर हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ अदर बीकर हम लगा देते हैं, ठीक है। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो ये वाटर भी हमारा क्या होने लगता है, इवेपोरेट होने लगता है, फिर वो भी यहाँ कंडेंसेशन ट्यूब से आता हुआ हमारे इस बीकर में कलेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम एल्कोहल और वाटर को सेपरेटली क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि वी कैन सेपरेट टू मिक्सेबल लिक्विड्स इफ़ दे हैव डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल, ठीक है। अब सेपरेटिंग फनल से हम कैसे डिफरेंस कर सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेटिंग फनल से हम टू इमिसिबल लिक्विड्स को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। इमिसिबल लिक्विड्स मतलब जैसे मैंने आपको बताया ऑयल एंड वाटर है, ठीक है। ऑयल एंड वाटर है तो जो हैवी होगा, ठीक है, उसकी लेयर नीचे आ जाएगी। सपोज वाटर हैवी है तो वाटर की लेयर नीचे आ जाएगी और ऑयल की लेयर ऊपर आ जाएगी। क्लियर है। तो हम एक इस तरीके से हम एक क्या लेते हैं, हमने एक सेपरेटिंग फनल ली है, ठीक है। इसमें हमने जो हमारा मिक्सचर है वो फिल कर दिया। अब ऑलरेडी आप देख सकते हो कि एक लेयर बनी हुई है, यहाँ एक लेयर है और यहाँ एक लेयर है, ठीक है। जो हैवी है लिक्विड कौन सा, ऑब्वियसली वाटर है, तो वो हमारा नीचे होगा, और जो लाइटर यानी कि जैसे केरोसिन है वो हमारा क्या हुआ, ऊपर हुआ, ठीक है। अब ये हमारा स्टॉप क्लॉक है, ठीक है। तो हम धीरे से इस स्टॉप क्लॉक को ओपन करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे हमारा ये लिक्विड सारा हैवी लिक्विड जो होगा वो यहाँ हमारा कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो जो लाइटर पार्ट होगा वो हमारा ऊपर रह जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमारा वाटर सेपरेट होगा उसके बाद हम सेकेंड बीकर रख के यहाँ पे अपना सेकेंड जो लिक्विड होगा उसको यहाँ ऑब्टेन कर सकते हैं। सो दिस इज़ द separation by separating funnel. Clear student? So here we have completed our chapter. Now it's up to you that how much seriously you study this chapter. If you face any problem then you can call us. Clear? Thank you.